हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आज हम बात करेंगे रेसिड्यू डाटा के पार्ट 13। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो रेसिड्यू डाटा से जुड़े हुए हैं, प्लस कुछ केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और रेसिड्यू डाटा से डायरेक्ट लिंक करते हैं। तो आज अभी हम शुरू करेंगे सेक्शन 11 से रिलेटेड। पहले तो हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज सूट की और विड्रॉल सूट की। पहला टॉपिक है हमारा आज का कॉम्प्रोमाइज सूट। ठीक है ना दोस्तों। तो कॉम्प्रोमाइज सूट के बाद दूसरा हमारा विड्रॉल सूट। इन दोनों पर रेसिड्यू डाटा अप्लाई नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ वादा किया था, ए प्लेंटिफ हो गया, बी डिफेंड कर हुआ। अब ए ने बी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये उनकी सलाह हो गई कि भाई आपस में बातचीत हुई कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। कोर्ट से भी परमिशन हो गई, सब कुछ हो गया। तो इस पर रेसिड्यू डाटा अप्लाई नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेसिड्यू डाटा हमेशा वहां अप्लाई होता है जहां पांचों शर्तें जो हमारे हमने पार्ट 1 में बताई थी, पांचों शर्तें पूरी हो रही हो। क्या? सेम पार्टीज, सेम विषय वस्तु, सेम टाइटल, पूर्ववर्ती वाद होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, और वो प्लस पांचवा जो इंपॉर्टेंट था हमने बात की थी, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के आधार पर, गुणागुण के आधार पर ये देख लिया होना चाहिए कोर्ट ने कि दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दे दिया गया है या नहीं, दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही हो चुकी है या नहीं, हर प्रकार से तोड़ मोड़ कर। लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज सूट में जब दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो न्यायालय तो किसी पक्ष को, ऐसा तो है नहीं कि पूरी कार्रवाई का निर्णय होने के बाद कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर फायदा क्या? बीच में ही कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। अब न्यायालय ने पूरी तरह तो नहीं सुना होगा, तो यहां पर रेसिड्यू डाटा अगर ए और बी का कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ए बाद में इसी मुद्दे पर सूट फिर भी ला सकेगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा हम बात करेंगे विड्रॉल सूट की। विड्रॉल सूट, मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, ए इज द प्लेंटिफ एंड बी इज द डिफेंडेंट। तो ए ने अपना सूट वापस ले लिया, अपना वाद वापस ले लिया, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी ए बी के अगेंस्ट सब्सिक्वेंट सूट ला सकेगा। क्यों? इसी मामले पे, इसी हक के अधीन, इसी टाइटल पे, इन्हीं पार्टीज के अगेंस्ट, क्योंकि न्यायालय ने अभी तो इन्हें सुना ही नहीं है। वही सेम चीज है, यहां पर भी रेसिड्यू डाटा अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा, यहां पर भी रेसिड्यू डाटा does not apply। इन दो, जब रेसिड्यू डाटा अप्लाई नहीं होगा दोनों मामलों पे, तो पक्षकार सूट ला सकेगा, सब्सिक्वेंट सूट ला सकेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए, तीसरी चीज है परफॉर्मा डिफेंडेंट। परफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होगा, क्या होता है? परफॉर्मा डिफेंडेंट से मतलब है कि औपचारिक क्या? प्रतिवादी। औपचारिक प्रतिवादी क्या होता है? औपचारिक प्रतिवादी कौन होता है? मान लीजिए ए और बी का कोई वाद विवाद है, ए एंड बी का कोई वाद विवाद है, ये प्लेंटिफ हुआ, देन ये डिफेंडेंट हुआ। तो जब इनका वाद विवाद है, इसे लिख देते हैं हम कि औपचारिक प्रतिवादी,
औपचारिक प्रतिवादी। ए और बी का कोई मामला है, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। अब कहीं ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि किसी दूसरे व्यक्ति को बी से अलग डिफेंडेंट बनाने की जरूरत हो रही है। तो वो डिफेंडेंट कौन है? वो डिफेंडेंट है सी। और ये सी क्या है? यही है परफॉर्मर डिफेंडेंट। परफॉर्मर डिफेंडेंट। अब ये परफॉर्मर डिफेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि औपचारिक रूप में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी न्यायालय के अंदर कि उस परिवेश में परफॉर्मर डिफेंडेंट की औपचारिक प्रतिवादी की जरूरत पड़ी होगी, तो बना दिया। तो इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक सूरत हाल में इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, यानी परफॉर्मर डिफेंडेंट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो भी सकता है और रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं भी हो सकता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जो परफॉर्मर डिफेंडेंट है, यदि उसको लेकर न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई भी अपना वर्डिक्ट रखता है, तो यदि वो ऐसा मामला है जो इसके अगेंस्ट डिसाइड होना चाहिए और न्यायालय उसको डिसाइड करता है, तो उस मुद्दे पर नेक्स्ट सूट में हम सूट नहीं ला सकेंगे, वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इट्स वेरी क्लियर कि यदि परफॉर्मर डिफेंडेंट है तो परफॉर्मर डिफेंडेंट पर कोई भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। बट एक सूरत में हो सकता है, यदि न्यायालय उस परफॉर्मर डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी मामला डिसाइड करता है, कोई भी अपना वर्डिक्ट देता है, तो उस मुद्दे पर हम सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकेंगे। ठीक है। फोर्थ, को-डिफेंडेंट एंड को-प्लेंटिफ। को-डिफेंडेंट कौन होगा? को-डिफेंडेंट होगा सह प्रतिवादी। ये हो गया सहवादी। अब सह प्रतिवादी और सहवादी का क्या खेल है? मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। मान लीजिए ए एंड बी, ये तो हो गए प्लेंटिफ। एक्स एंड वाई, ये हो गए डिफेंडेंट। अब इसमें बी जो है, अब ये सह प्रतिवादी और वादी से मतलब है जहां पर एक से ज्यादा वादी या प्रतिवादी, तो उनके साथ के जो वादी होंगे उन्हें सहवादी बोल देंगे, जो प्रतिवादी होंगे साथ के उन्हें सह प्रतिवादी बोल देंगे। मान लीजिए कोर्ट ने किसी वादी के अगेंस्ट, प्रतिवादी के अगेंस्ट कोई निर्णय दिया है, तो वो उसके सह प्रतिवादी पर भी लागू होगा, सीधी बात। और जब वो उसके अगेंस्ट लागू होगा तो उसके अगेंस्ट वो उस मामले पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, उसे वो सब्सिक्वेंट सूट में नहीं उठा सकेगा। ये तो हुई डिफेंडेंट की बात। अब हम बात करते हैं वादी के लिए। यदि मान लीजिए केस में किसी भी प्रकार से वादी के अगेंस्ट, मान लीजिए ए वादी था, इसके अगेंस्ट जो भी मामला कोर्ट ने डिसाइड किया, उस पर यदि बी पर कोई प्रभावकारी मामला बनता है, तो वह मामला जो ए के अगेंस्ट बात कही गई है, वही बात बी पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि बी यानी सहवादी हो चाहे सहप्रतिवादी हो, कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय पूर्ववर्तीवाद में पश्चातवर्ती न्यायालय में रेस जुडिकाटा के मापदंडों पर आधारित होगा ही होगा। तो उसको लेकर यानी को डिफेंडेंट और को प्लेंटिफ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो ये हमने बहुत इजी वे में समझ लिया है। एक और चीज है, वो है इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स। इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स, इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यहां हम लिख देते हैं कि रेस जुडिकाटा अप्लाई
लागू होगा। यदि मान लीजिए कोर्ट ने किसी प्रकार का किसी भी वाद में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया है, तो उस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के एवज में कोर्ट ने यदि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया है, तो सब्सिक्वेंट सूट में यदि हम कोई दूसरा वाद लाते हैं तो उस सूट में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पर उस मामले पर, जिस मामले पर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देने के पश्चात भी कोर्ट ने कोई मामला डिसाइड किया है, कोई अपना निर्णय दिया है, तो वो मान्य होगा, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। उसी निर्णय के एवज में हम दूसरा वाद नहीं ला सकेंगे। सिंपल। ये जो केस है ना, गुलाम सरवर जान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द रिट। हम लिख लेते हैं गुलाम सरवर जान वर्सेस यूनियन ऑफ। इस केस में बहुत अच्छी चीज बताई गई, बहुत अच्छा वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, हमने एक रिट का पता है हमें कि वो है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें कहा गया था, इस केस से आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर भी यदि मान लीजिए हाई कोर्ट ने, अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा की, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, तो हमने कहा कि यदि किसी मामले पे वो 5 शर्तें जो हमने बताई हैं वो पूरी हैं तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, यानी बार होगा। बट यदि मान लीजिए हेबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पर मान लीजिए हाई कोर्ट ने अपना कोई मामला दे चुका उस पे कि ये बंदी जो है इस पे हमने अपना केस निपटा दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, अब ये स्थितियां ऐसी हमारे अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में गया कोई यदि, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की एवज में हम रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेंगे। बस इस केस में यही कहा गया कि हेबियस कॉर्पस की रिट जो है ना, हेबियस कॉर्पस रिट पर बार नहीं होगा। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उस पर कोई बार नहीं होगा। ये कहां पे दिए थे? आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।